बिहार विमर्शा पंचम अटल मिथिला सम्मान समारोह एही कार्यक्रम में हमरा उपस्थित होयबाक मौका भेटल। यही बात का लेल हम यही कार्यक्रम के आयोजक के बहुत धन्यवाद दै छियन। तो प्रदीप जी, बिहार विमर्श एवं अटल मिथिला सम्मान समारोह के शुभ कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बड़े भाई वर्षों तक हम सबको संगठन में बहुत कुछ सिखाकर और ऊर्जा देने का जिन्होंने काम किया, पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे आदरणीय प्रभात झा जी, युवा तेज तर्रार नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी, और जिनके साथ आप लोगों ने थोड़ा अन्याय किया, जिनका 2 मिनट हम मधुर गीत सुन सकते थे लेकिन आपने उनको भी भाषण देने पे मजबूर किया। ऐसे सुरों के सरताज आदरणीय कुमार सानू जी, आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी, और जिन्होंने आज का एक कार्यक्रम करवाया ऐसे आदरणीय प्रदीप झा जी, और जो कार्यक्रम के पीछे से पूरी ताकत लगा रहे थे और जिनके अनुरोध पर आदरणीय संजय मयूख जी हमारे एमएलसी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी भी हैं, उपस्थित सभी नेतागण, उपस्थित सभी संस्था के माननीय सदस्य, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम के आयोजन पर प्रदीप जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि आपने इस पे 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। एक बिहार विमर्श, क्योंकि जब भारत की बात होगी तो बिहार की बात होगी ही, और जब बिहार की बात होगी तो मिथिला के बिना बिहार की बात अधूरी ही रहती है। और जब हम अटल जी की बात करते हैं तो अटल जी के बारे में तो इतना ही कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी हम सब के लिए जहां एक और प्रेरणा स्रोत थे, पथ प्रदर्शक थे। अटल जी के न केवल एक कवि बल्कि उनके स्वभाव की आज कितने वर्षों के बाद भी, कुमार सानू जी और मैं तब से लेकर अब तक केवल अटल जी की ही बात कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति युगों युगों में कभी एक बार कोई आता है, वो अटल जी ने आकर वो छाप जो हमारे भारत रत्न रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मुझे आज भी एक उदाहरण मैं अटल जी के बारे में जरूर देना चाहता हूँ। कारगिल का युद्ध चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी उस समय हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, प्रेम कुमार धूमल जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उस युद्ध के समय अगर पूरे देश में से कोई एक राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री भी और प्रभारी भी वहाँ पर गए तो वो दोनों वहाँ पर कारगिल के युद्ध में गए। और जब एक बंकर में गए, बाकी जगह जाके हालचाल पूछ रहे थे, तो एक हॉल में काफ़ी सैनिक इकट्ठे थे। तो एकदम से जैसे रेडियो पर कुछ आया तो जोर से नारे लगने शुरू हो गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। तो इन दोनों को लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद कोई सैनिक कैसे बोल दे भारत माता की जय, तो चल सकता है। और वो घोषणा ये हुई थी कि अटल जी ने, अमेरिका का एक न्योता था कि आओ यहाँ आकर आपकी बात को सुलझा देते हैं, जो एक दूसरे के बीच में मन मुटाव है, जो अतिक्रमण हुआ है उसको लेकर युद्ध विराम हो जाए। अटल जी ने कहा कि जब तक मैं एक एक घुसपैठियों को अपनी सीमा से बाहर नहीं करवा देता तब तक मैं भारत छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये अटल जी ने कहा ही नहीं, करके दिखाया था। दूसरा उदाहरण 1997 में जब पहली बार अमेरिका गया तो 15 अगस्त के आसपास वहाँ पर शिकागो में एक ट्रेड फेयर लगता था, और उस ट्रेड फेयर में मैकॉमिक प्लेस है शिकागो में,
वहाँ पर अखबारें पढ़ी होती, तो लंच के टाइम पे हमने अखबार उठाई तो देखा उस पर लिखा था, इंडिया सेलिब्रेट्स द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स। यानी कि एक सपेरों और भिखारियों के देश के रूप में हमारे देश को दिखाया गया और एक तरह से मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया। और मेरे मन पे बहुत बीती। मैं 23 वर्ष का था, विदेश यात्रा पर पहली बार गया था, एक्सपोर्ट का काम करता था उस समय। लेकिन उसके 2 वर्षों के बाद जब अमेरिका फिर गया ट्रेड फेयर पे, तो दुनिया भर के देशों ने क्या लिखना शुरू कर दिया सन 2000 तक, इंडिया इज़ द इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। और वो कैसे हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पोखरण बम धमाके ने दुनिया को हिला कर रख दिया और ये बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। और अटल जी झुके नहीं। दुनिया भर के लोगों ने सैंक्शंस लगाने का प्रयास किया, लेकिन अटल जी झुके नहीं थे। दूसरी बात, जहां हम बिहार की कर रहे हैं, तो बिहार का इतिहास गौरवमयी रहा है। और एक वक्त था जब बिहार की संस्कृति ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था। एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार संस्कृति धरोहर का केंद्र था। एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार ही संपूर्ण धरा को दिव्य ज्ञान देने वाला केंद्र था। फिर चाहे वो बात नालंदा की हम करें कि उसके अकूत ज्ञान के भंडार की हो, या फिर भगवान बुद्ध के जीवन मात्र को दिए सभी संदेशों की बात हो। इस तमाम विषयों में बिहार का कोई सानी नहीं था और ना ही होगा। यहाँ तक कि भगवान महावीर ने भी अपनी तपोभूमि के लिए बिहार की धरा को ही चयन किया था। इसी के साथ साथ माता जानकी का अवतरण भी बिहार की भूमि पर ही हुआ। सिख पंथ के धर्म गुरुओं ने, एक नहीं अनेकों ने, बिहार की भूमि को ही अपने ज्ञान के लिए और साधना के लिए उसको ही चुना था। महात्मा गांधी हो या हमारे किसान आंदोलन के प्रणेता सहजानंद सरस्वती जी हों, इन्होंने भी बिहार के लोगों में विशेष ऊर्जा को देखकर उसे ही अपना कार्य क्षेत्र चुना था। तो बिहार की भूमि ने एक नहीं अनेकों ऐसे महानुभावों को जन्म भी दिया, आगे बढ़ने का अवसर भी दिया। और मित्रों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि लगभग आधे विश्व पर हमने सांस्कृतिक उपनिवेश कायम किया है। और सांस्कृतिक उपनिवेश का मतलब है कि हमने विश्व को अपने विचारों के ज्ञान से सींचा है और जीता भी है। ये भूमि बिहार ही है जहाँ से हमने पूरे विश्व को ज्ञान और विचार के माध्यम से रास्ता दिखाने का काम किया है। और जब जब देश को और विश्व को ज़रूरत पड़ी, तब बिहार ने और बिहारियों ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है, तो बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका भारत को आगे ले जाने में होगी। और अमृत काल से स्वर्णिम काल की ये यात्रा जो हमारे 25 वर्षों में है, उसमें बिहार की और हमारी मिथिला की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मित्रों, मैं यही कहूँगा, जब सैकड़ों वर्ष पहले विश्व अंधकार में चल रहा था, तो तब भी बिहार से ही एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब लोकतंत्र पल्वित और पुष्पित हो रहा था। यहाँ सभा और समिति के माध्यम से आधुनिक लोकतंत्र के विकास पर विमर्श हो रहा था। जब कौटिल्य को, चाणक्य को देश को दिशा दिखाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने इसके लिए बिहार के ही युवा चंद्रगुप्त को चुना था। और महान चंद्रगुप्त ने अपनी प्रतिभा, लगन और अपनी क्षमता के आधार पर और अब इसका परिचय देते हुए ऐसे महान साम्राज्य की स्थापना की जिसने पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। मित्रों, बिहार बुद्ध की भूमि है और बुद्धिवानों की भूमि भी है। और बुद्ध की भूमि से हम यही कह सकते हैं कि भारत ने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। और आज ये भी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के विचारों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, प्रसारित करने के लिए महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को
दुनिया के कोने कोने में भेजा। तो मौर्य वंश के महान राजा जिसने अखंड भारत पर जन कल्याण की भावना के साथ शासन किया, भारत के मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंद कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था और इसके साथ साथ बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार किया था। तो ऐसी अनेक बातें जो हमारे इतिहास से निकल कर आती हैं वो आप सबको पता भी है। मैं लंबी लिस्ट आपको पढ़ कर बता भी सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मित्रों, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे बिहार को कोसी महासेतु दिया, तो वहीं मोदी जी ने कोसी रेल महासेतु देने का काम भी हमारे बिहार को किया है। और ऐसी अनेकों घोषणाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने की वो उनको पूरा करने का कार्य भी किया। इनमें से कुछ मैं अवश्य आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि डिजिटल क्रांति की हम बात करें तो बिहार में जब मैं आदरणीय प्रभा जी अपने क्षेत्र को देखता हूं तो मुंबई की जिस नगरी से कुमार शानू जी और अनुराधा जी आई हैं, वहाँ पर आजकल एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, एवीजीसी सेक्टर की बहुत बात होती है। अब लगता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो केवल मुंबई में ही होगा, ऐसा नहीं है। आज बड़ी बड़ी फिल्मों की भी बात करें, अगर उसके लिए एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स और यहाँ तक कि स्पेशल इफेक्ट्स देने का काम कहीं पर होता है तो हमारे बिहार के युवा बिहार में बैठकर वहाँ से भी भारत की फिल्म इंडस्ट्री को अपना काम करके दे रहे हैं और दुनिया की फिल्मों तक भी अपने काम की पहचान बना रहे हैं। ये बिहार के युवाओं की ताकत है और ये डिजिटल क्रांति है। जो मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते थे वो यही है। बिहार के चुनाव में जब पिछली बार गया तो बड़ी बड़ी अखबारों से ज़्यादा ताकत वहाँ के यूट्यूबर्स की थी या अपने फेसबुक चैनल चलाने वालों की थी। और मैंने संजय भाई से उस समय पूछा, मैंने कहा संजय जी हम कितनी अखबारों को देखेंगे और कितने यूट्यूबर्स को देखेंगे। और विवेक जी आपको याद होगा जब एक रोड शो हम लोग कर रहे थे, तब उसके बाद एक छोटी बैठक में जब हम लोग गए, क्योंकि प्रभात जी का बहुत लंबा अपना अनुभव मीडिया के क्षेत्र में भी रहा। प्रभात जी आपके सामने सामने कितनी तेज़ी से समय बदला है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो आज बिहार के युवाओं ने अपनी ताकत उस क्षेत्र में भी दिखाई है। मैं दोनों यहाँ पर जो इतने बड़े संगीतकार हमारे बैठे हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से देश और दुनिया में करोड़ों लोगों का दिल जीता है, मेरा अनुरोध आपसे रहेगा, मेरे मिथिला के रहने वाले ऐसे जो हुनर वाले हैं, जो अपने छोटे छोटे वीडियो डालकर भी जिनके लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं, आप उनको भी मुंबई की नगरी तक ले जाने का और फिल्मों तक पहुंचाने का और उनके गाने की आवाज़ को वहाँ तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। जहाँ तक सड़कें बनाने की काम है, पुल बनाने का काम है, अब मैं उस पुल की बात नहीं करूँगा जो 2 बार ढह गया है। वो 1750 करोड़ रुपये उस पर खर्च हुए, पता नहीं खर्च हुए कहाँ पे, मैं उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जॉब के बदले ज़मीन कौन मांगता है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मंच हैं राजनीति करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने केंद्र से क्या क्या दिया है मोदी सरकार से, तो मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल और पुल के निर्माण का काम हुआ। मुंगेर से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। रोडवेज़ के लिए जो सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा मोदी सरकार ने दिए और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिए। भारतमाला के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपये दिए गए। बिहार झारखंड, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा मैं तो पहले बिहार का हिस्सा था अब तो झारखंड में चला गया, मैं इतना ही कहूँगा बिहार झारखंड एक्सप्रेसवे के लिए भी 28,500 करोड़ रुपये दिए गए और 6800 करोड़ रुपये की लागत से गंगा जी पर पुल और सड़क का उन्नयन को मंजूरी भी दी गई है। लगभग 3400 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लागू की गई है। लगभग 230 किलोमीटर लंबा असम दरभंगा हाईवे का काम चल रहा है। 175 करोड़ रुपये की लागत से मधुबनी में पीएम सड़क योजना का काम चल रहा है।
लगभग 13,400 करोड़ रुपये की लागत से पटना में मेट्रो का काम शुरू हो गया है। और यही नहीं, सुपौल अररिया रेल मार्ग पर काम शुरू हो गया सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत से। रेलवे ट्रैक पर ऐसे अनेकों काम केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स से लेकर अन्य ऐसी परियोजनाएं जो कभी सोचा ना था, वो भी मोदी सरकार ने पूरा किया। और बक्सर में उस महान वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का काम भी हुआ। कोसी नदी पर 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है। बक्सर के चौसा में 1360 मेगावाट की क्षमता से पावर प्लांट का काम। अब मैं ऐसी अनेकों आपको बातें सुना सकता हूं, क्योंकि 12-15 पन्ने हैं, मैं समय इस पर नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं प्रदीप जी को इतनी बात जरूर कहूँगा कि प्रदीप जी, ये कार्यक्रम केवल अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं होते। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए जो बहुत ग्रामीण अंचल से निकलकर आज दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन गए। आज हमारे बीच में कुछ बड़े पत्रकार भी थे, सुप्रियो जी भी थे, और सुप्रियो जी ने ठीक कहा कि उन्होंने शायद 25-28 साल काम किया, लेकिन टीवी चैनल को खड़ा करने के लिए किया, कभी मंच पर नहीं आए, लेकिन उनको भी मंच देने का आपने काम किया। कुमार शानू जी ने करोड़ों लोगों तक अपने संगीत के माध्यम से उनके दिल जीतने का काम किया है। अनुराधा जी ने भजनों से लेकर फिल्मों से लेकर अन्य तरह के गाने गाकर करोड़ों लोगों तक अपनी मधुर आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है। तो उन करोड़ों दिलों को जीतने वालों को भी इस मंच तक पहुंचाने का काम प्रदीप जी आपने किया है। उसके लिए आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। वैसे तो शनिवार और रविवार जो अपनी भाषा में कह रही थी, कौन कह रही थी? अंजना जी, कि शनिवार रविवार और लिट्टी चोखा की बात करके गई। आप भी मुझे लिट्टी चोखा की बात करके यहाँ तक लाए थे, लेकिन कभी दर्शन तो हुए नहीं अभी तक। लगता है कि इसके बाद मिथिला थाली खाने को जरूर मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? कहा यही क्या था, मैंने कहा 5 स्टार होटल में करने वाले, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे लगता है प्रदीप जी ऑर्डर करने वाले। हेलो, आपको जल्दी हम लोग मिथिला की धरती पे बुलाएंगे और वहीं पे दही चूड़ा पान मखान सब वहीं होगा। दही चूड़ा नहीं, इनको वहाँ पे दामाद वाला भोजन कराना होगा, उसमें सिर्फ 75 व्यंजन बनते हैं। तो एक बार फिर आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मित्रों, बिहार विमर्श की बात में मैं इतना ही कहूँगा। भारत अगर लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में थी, तो 9 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन अगर 5वें से दुनिया की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में जाना है, तो हमारे बिहार को और तेजी के साथ अपनी भूमिका निभाना है। और मैं देखता हूँ, जब मैं मिथिला के अपने मित्रों के बीच में बैठता हूँ, इतनी मीठी बोली है आपकी। मुझे तो लगता था मेरी पहाड़ी बोली हिमाचल की बहुत मीठी है, लेकिन मिथिला की बोली इतनी मीठी है कि वो आपस में लड़ते हैं तब भी पता नहीं चलता लड़ रहे हैं कि बातचीत ही कर रहे हैं। ये खासियत है और इसको बचाए नहीं रखना, इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी की सरकार में दूरदर्शन हो या ऑल इंडिया रेडियो हो या कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, हम अपनी मीठी मिथिला की भाषा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस बात का विश्वास आपको जरूर दिलाता हूं। और मैथिली को आगे बढ़ाने का काम मेरा अकेले का नहीं, हम सब इकट्ठे मिलकर करेंगे। मैं इतना ही आपको विश्वास दिला सकता हूं। आप सब जुड़े शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।